अच्छा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक है। इंटीग्रेशन जैसे ही हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का उसके साथ आपने वर्ड सुना होगा। इंटीग्रेशन होता क्या है? बेसिकली हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेशन। पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद फर्दर इसका देखते हैं। इंटीग्रेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। ऐसा फंक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन सपोज हमारे पास डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स गिवन है। अगर आपके पास कुछ भी गिवन है, हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है कि हम इसमें से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लें। तो ये इसको अगर हम इंटीग्रेशन इसकी ले लेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन उसने लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेशन। मीन्स डेरिवेटिव गिवन था, हमने उसको ख़त्म किया है तो उसको एंटी डेरिवेशन या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटीग्रेशन, जिस तरह हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने की क्या कंडीशन होती है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, ये कहते हैं ना कि अगर उसकी लिमिट लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल हो। इसी तरह से किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट हम तब कर सकते हैं जब वो बाउंडेड हो। बाउंडेड की कंडीशन होती है इंटीग्रेशन के लिए, बाउंडेड की कंडीशन होती है इंटीग्रेशन के लिए। अगर फंक्शन बाउंडेड होगा तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकेंगे, अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे। ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद है प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेशन। ये भी अभी भी कट रही है आवाज। ठीक है। उसके बाद है प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेशन। प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेशन क्या होता है? फंक्शन फाई। अच्छा, ओके। तो स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? प्रिमिटिव की अगर हम डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव आर इंटेग्रल आर एंटी डेरिवेटिव। मीन्स ये जो फंक्शन है इसको हम इंटेग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव कहते हैं ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन ए गिवन इंटरवल। इफ किसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें और वो किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल आ जाए तो जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया है इस फंक्शन को हम प्रिमिटिव कहते हैं। अब इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आपको पता भी है कि दो तरह की होती है। एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन और सेकंड होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमारा जो फर्स्ट कंसर्न होगा वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ होगा। देन हम सेकंड इसकी टाइप देखेंगे जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, जिस तरह इसके नेम से आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई लिमिट्स गिवन होती हैं, लिमिट्स गिवन होती हैं। और अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट्स गिवन नहीं होती, नो लिमिट्स। ठीक है। इसमें जनरल हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमारे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर आ रहा होता है क्योंकि लिमिट्स गिवन होती हैं। एट द एंड जो भी हमारा आंसर होता है उसमें हम लिमिट्स को जो है वो रिप्लेस करते हैं, जो भी उसकी वैल्यूज होती हैं, और एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे देखें, द इनडेफिनेट इंटीग्रल इफ फाई 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फाई 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 are two integrals of f of x and phi 1 of x, then phi 1 of x and phi 2 of x differ by a constant। अब ये हम क्यों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को वैल्यूएट करते हैं, सपोज आपने किया था cos x का अगर आप इंटीग्रल फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये आप लिखते थे कि दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये जो कांस्टेंट है ये हम क्यों लिखते हैं? कांस्टेंट लिखने की एक रीज़न ये भी होती है कि ये देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसको अगर आप उसका डेरिवेटिव लें तो वो 2x आता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो
इंटेग्रल होता है या इंटीग्रेशन होती है वो रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन का। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो भी 2x है, और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 की बात करें तो इसका डेरिवेटिव भी 2x है, लेकिन एक में कांस्टेंट है एक में कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स बहुत सी ऐसी फैमिलीज होंगी हमारे पास फंक्शंस की जिनके डेरिवेटिव्स हमारे पास 2x होंगे। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी पोलिनोमियल ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही रहने दें, कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आर्बिट्रेरी, एक्स स्क्वायर प्लस 100, कुछ भी होगा, इन सब के डेरिवेटिव जो है वो सेम आते हैं, दैट इज इक्वल टू 2x। अब जब हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, लेकिन हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि उसके साथ हमने ये वाला कांस्टेंट लगाना है, ये वाला कांस्टेंट लगाना है या ये वाला कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो कुछ कांस्टेंट्स जो थे वो एलिमिनेट हो गए, वो जीरो हो गए थे। अब जब हमने इंटेग्रल लेना है तो हमने इसी का रिवर्स प्रोसेस है, तो हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन वापस आना है, तो इसलिए हम साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जो कांस्टेंट हमने एलिमिनेट किया था 1 था, 2 था, 3 था, तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेग्रल्स ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटेग्रल। इसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटेग्रल कहते हैं, एंड डिनोटेड एज, और इसको किस तरह से डिनोट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स है आपके पास, ये देखें ना, ये वाली इक्वेशन है, दोनों तरफ अगर आप इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो इधर फाई ऑफ एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी साथ आएगा, तो ये जब फाई ऑफ एक्स आएगा तो इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट आएगा। तो यही अभी मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट हम क्यों लिखते हैं, इसकी क्या वजह होती है, ये डिटेल में हमने ये चीज़ें देख ली। ओके, नेक्स्ट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम बेसिक्स आज कर रहे हैं जिसमें डेफिनेशन है, कुछ बेसिक उसके फार्मूलाज होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे, तो जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इंटेग्रल साइन कहते हैं, और जिस फंक्शन का आपने इंटेग्रल लेना होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं इंटेग्रैंड। इंटेग्रैंड, ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें। ज्योमेट्रिकली एन इनडेफिनेट इंटेग्रल इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स दैट आर वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ वन अनदर, ठीक है। इनडेफिनेट इंटेग्रल जो है वो हमारे पास वो तमाम फैमिलीज ऑफ कर्व्स देती हैं दैट आर वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ वन अनदर, क्योंकि सम कांस्टेंट ऐड होता है, जब भी हम कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो जो हमारे पास फंक्शन होता है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो ट्रांसलेट कर जाता है। डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल, जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन का नाम सुना तो कुछ डिफरेंशियल भी यूज होते हैं। डिफरेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, डी वाई से कर सकते हैं, डी जी, इस तरह से सिंपल डी साथ में लगा देंगे, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा तो वो उसका डिफरेंशियल बन जाएगा। फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डी एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ x एंड डिफाइंड बाय द रिलेशन डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। मीन्स इनमें इतना स्मॉल चेंज है कि वो नेग्लिजिबल है, और इन दोनों क्वांटिटीज को हम आपस में इक्वल कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास dy इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ y एंड डिफाइंड बाय द रिलेशन dy इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स dx। dy हमारे पास इसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द डिफरेंशियल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज इक्वल टू द इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल बट द डिफरेंशियल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, dx की बात कर रहे हैं, तो वो x में इंक्रीमेंट होगा, बट द डिफरेंशियल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज नॉट इक्वल टू द इंक्रीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। ये y में अगर हम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल हों। आपको पता है x में चेंज होने से y में चेंज आता है। dx बेसिकली क्या है कि स्मॉल चेंज है, x प्लस डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज, हमने कुछ डेल्टा एक्स ऐड कर दिया उसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चेंज आपस में इक्वल आए। हो सकता है हमारे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो कि अगर आपने x में स्मॉल चेंज किया तो y में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, या फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो कि आपने x में लार्ज चेंज किया लेकिन y में स्मॉल चेंज आ जाए।
अब देखें डिफरेंस बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। डी वाई क्या है, ये डिफरेंशियल है, और डेल्टा वाई क्या है, ये स्मॉल चेंज है। फॉर द फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डेल्टा वाई इज द राइज ऑफ एफ फॉर अ चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। मीन्स ये जो डेल्टा वाई है वो हमारे पास फंक्शन में चेंज देता है जब एक्स, डेल्टा एक्स एक्स में चेंज आता है। वेयर एज डी वाई इज द राइज ऑफ द टेंजेंट एट पी करेस्पॉन्डिंग टू सेम चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। डी वाई क्या होता है, वो टेंजेंट में चेंज होता है जो कि सेम डेल्टा एक्स जो कि एक्स में चेंज होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ हम थ्योरम्स डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन के बेसिक थ्योरम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको देखें ये डेरिवेटिव नजर आ रहा है, ये इंटीग्रेशन नजर आ रही है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, पहले आपने उस पर इंटेग्रल अप्लाई किया, फिर उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स ही वापस आ गया। तो इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया, हमने एक्स स्क्वायर कह लें, यहाँ सिंपल एक्स कर लेते हैं, बेसिक एग्जांपल देखते हैं। एक्स डी एक्स, इसका आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, इसका पहले आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है इसके अकॉर्डिंग, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2x ओवर 2, और प्लस सी कांस्टेंट है तो ये प्लस 0 आ जाएगा। ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल होके अगर आप देखें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स ही रह जाता है। तो इसको सिंपल वर्डिंग में हमने इस प्रॉपर्टी से डिनोट किया है ताकि आपके लिए इजी हो। मीन्स यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं किसी भी फंक्शन का आपसे पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कोई भी फंक्शन है उसका अगर आप इंटीग्रल लें फिर डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास वही सेम फंक्शन वापस आ जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स है फिर आपने उसका इंटीग्रल लेना है, मीन्स पहले आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और बाद में इंटीग्रल ले रहे हैं, तो तब भी यही केस है, तब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स ही वापस आएगा। ये आप इसको कोई और छोटी सी एग्जांपल लेके उससे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो जिस तरह हमने डेरिवेटिव में किया था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम उसको एज इट इज बाहर लिख लेते थे, बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे वेयर के इज सम कांस्टेंट। अगर दो फंक्शंस पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, दोनों के दरमियान एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, तो उस पर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, पहले वाले की इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस, अगर दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन आ जाएगी। मीन्स ये हम इंटीग्रेशन को जो है वो सेपरेटली फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर एक फंक्शन का जो है वो पावर n है, ये पावर n लिखी हुई है, अगर एक फंक्शन की पावर n है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, सपोज आपके पास है log x, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। log x की पावर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे n है, n इसकी पावर है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, dx हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जब भी एक फंक्शन गिवन हो, log x की जगह पे कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एक फंक्शन गिवन हो उसके साथ में उसका डेरिवेटिव गिवन हो तो उसका इंटीग्रल हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है, सिंपली पावर में एक ऐड हो जाएगा, टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। जो मैं आपको कंडीशन कहती डेरिवेटिव वाले लेक्चर में कि यहाँ पे कंडीशन होगी कि n 1 के इक्वल -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सेम वही वाली यहाँ पे कंडीशन है कि जब आपने पावर में एक ऐड, पावर रूल जब भी आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो n पे कंडीशन होती है कि n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर n -1 के इक्वल होता है तो वो log बन जाता है, पावर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। जिस तरह से ये आपके पास आपको नजर आ रहा है कि अगर आपके पास f ऑफ एक्स n की जगह पे -1 होता तो ये क्या होना था, f ऑफ एक्स पावर -1, फर्दर इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ एक्स मौजूद है, तो जब इसका डेरिवेटिव भी फर्दर मौजूद है तो ये भी एक फार्मूला है कि ये log उस फंक्शन का बन जाएगा प्लस सी। और इस फंक्शन पे क्या कंडीशन है, क्योंकि इसने log बनना है, log के साथ जो फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज का जो है वो लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए।
नेक्स्ट हम कुछ फर्दर रूल्स देखते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूलाई ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रल आपको पता है हमेशा क्या होता है, साथ में जो भी वेरिएबल होगा वो हम लगा देंगे प्लस सी। कांस्टेंट आपने बिल्कुल नहीं भूलना, प्लस सी आप लोगों ने लाजमी लगाना है। इसी तरह से अगर x की पावर n dx हो तो इसका अगर आपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो पावर में एक ऐड ओवर टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा। प्लस सी और n सेम वही कंडीशन -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर n -1 के इक्वल होता है तो 1/x dx आ जाता है और 1/x का इंटीग्रल जो है वो log x प्लस सी होता है। इसी तरह से ये देखिए, ये उसके बाद ये वाला फार्मूला भी लिखा हुआ है। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपल जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। तो इसकी अगर आप बात करें e रेज़ टू द पावर x dx की तो ये e रेज़ टू द पावर x प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह से अगर कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल है इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो a रेज़ टू द पावर x ओवर log a। जब आपने इसके डेरिवेटिव की बात की थी तो वो फार्मूला था a रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, लेकिन यहाँ पे आपने ओवर में लॉग ऑफ a लिखना है प्लस सी। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूलाज हैं वो क्या है। साइन x का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास माइनस कॉज x होगा। अब देखिए अगर आप साइन x का डेरिवेटिव देखें तो वो कॉज x होता है, लेकिन इंटीग्रल में इसके साथ माइनस साइन आता है। इसी तरह से कॉज x का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, लेकिन इंटीग्रल है तो यहाँ पे प्लस साइन x आ रहा है। सेकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास tan x है प्लस सी। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस में इनका यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज भी कर लें और समझ भी लें। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे अगेन देखें कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके इंटीग्रल में माइनस साइन आ रहा है। सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस सी है। tan x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस लॉग ऑफ साइन x होता है। अगर आपको ये नहीं याद रखने में मुश्किल होती है तो आप सिंपली इस पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। tan x dx अगर आप लिखें tan x dx ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन x ओवर cos x इंटू डी एक्स, ये इसके इक्वल होता है। अब देखिए cos x है, हमने कहा था कि अगर 1/f(x) होता है और इसका फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है और हमने इसको dx विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपली वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें 1/f(x), ये हमारे पास क्या है cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ जी माइनस साइन x होता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस लगा दें, बाहर भी माइनस लगा दें। ठीक है, हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे माइनस लगा दी, बाहर भी माइनस लगा दी। उसके बाद अब तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी बन जाएगा। अब देखें हमारे पास जो है इसको दोबारा लिख लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। अब देखिए ये जो पावर रूल हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर उसके साथ पावर है तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर है तो हम उसको साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम cos x पावर -1 यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सी। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस सी तो सबके साथ आएगा ही, दैट इज इक्वल टू 1/cos x। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ सेकेंड x। इस तरह से आप इनके फार्मूलाज को जो है वो डिराइव भी कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे आप कॉट एक्स के लिए कर सकते हैं। कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह से इंटीग्रल सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आता है। इंटीग्रल कॉसिकेंट एक्स का जो है वो लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगेन यहाँ पे आप मेमोराइज करने के लिए ये देख सकते हैं कि जब ये कॉसिकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों के दरम्यान में माइनस आ रहा है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है, तो हमने पढ़ा कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है।
तो अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है तो इसका जो इंटेग्रल होगा वो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होगा, और एक्स मॉड पे जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या होगी कि एक्स मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। ये क्यों लेस देन 1 होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 1 या 1 से बड़ा होता है तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू उसका स्क्वायर रूट हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये आपको फार्मूले याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने सिंपली जो आपने डेरिवेटिव वाले याद किए हुए हैं, आपको पता है d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाँ जी किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब जब आपने इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, इसको अगेन लिख देती हूँ, अब जब आपने इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे भी इंटेग्रल आ जाएगा, और आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास साइन इनवर्स एक्स के इक्वल ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा। प्लस कांस्टेंट आपने लाजमी लगाना है, वो अंडरस्टूड है कि इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो इट मीन्स कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ x का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सम टाइम हमारे पास इंटेग्रल में ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इंटेग्रल अगर आपके पास आ जाए cos स्क्वायर ऑफ x dx, तो आप देखें इससे रिलेटेड हमने कोई रूल नहीं स्टडी किया, ना ही इससे रिलेटेड कोई रूल है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इस cos स्क्वायर x को जो है वो 1 प्लस cos 2x ओवर 2 के इक्वल लिख सकते हैं, और फिर इसकी वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करें तो 1/2 सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, cos 2x ओवर 2 सेपरेट डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने cos x से रिलेटेड हमने रूल पढ़ा हुआ है, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि cos x जो एंगल वाली टर्म है, यहाँ पे आपके पास x है, x स्क्वायर x क्यूब है या x का स्क्वायर रूट है, कोई भी वैल्यू हो आपने उसको x ही ट्रीट करना है। और फर्दर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है, जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो उसका फर्दर डेरिवेटिव हम उसके साथ लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में उसका जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो हम ओवर में लिखते हैं। तो ये बातें आपने बेसिक याद रखनी है, ये वाले मेथड्स भी आपको आने चाहिए। मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाले फार्मूले आने चाहिए। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हेन द इंटेग्रेंट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इंटेग्रल, मीन्स उसका हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वी ट्रांसफॉर्म द गिवन फंक्शन हुज स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स into standard integrals by using trigonometric formula, means हम इन formulas को यूज करते हुए standard integrals में इनको convert करते हैं। Some important trigonometric identities used for transformation are as given below। तो ये वाली हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, इनको आपने किस तरह से याद किया होगा, अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये इसके इक्वल होता है। और यहाँ से अगर आप देखें तो cos 2x को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपने साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट करना है तो वो बाद में आता है, उसके साथ माइनस आता है। अगर आप cos स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वो स्टार्टिंग में आ जाता है और उसके बाद माइनस आता है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। इसी तरह से जो आपके पास सेकेंड स्क्वायर x जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो आप इसी फॉर्मेट में आप लोगों ने फार्मूले इनके याद करने हैं ताकि हम फर्दर इनको यूटिलाइज करके अपने इंटीग्रेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकें, इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह से आपने ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये इसके इक्वल होता है। इसी तरह से अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉज ए हो तो साइन प्लस साइन आता है, साथ में ए प्लस बी जो भी उनके एंगल होते हैं एक दफ़ा ऐड हो जाते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से 2 कॉज इंटू कॉज है तो वो हमारे पास कॉज प्लस कॉज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर माइनस 2 साइन इंटू साइन है तो वो कॉज माइनस कॉज में कन्वर्ट हो जाता है। जो उनके एंगल्स हैं वो तीनों केसेस में एक दफ़ा ऐड हो जाते हैं और सेकेंड टाइम पे जब हमारे पास सेकेंड टर्म आती है तो उसमें वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके,
इंटीग्रेशन बाय मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पिछला तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ना कि किस तरह से अगर आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला में नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम उनको किस तरह स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करके उनके इंटेग्रल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें है कि इंटीग्रेशन बाय मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एन इंटेग्रल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और टू एन इजी इंटेग्रल बाय अ सुटेबल चेंज और वेरिएबल, कि अगर हम उसमें कोई वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो हमारे लिए वो उसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। द वेरिएबल एक्स इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज चेंज्ड इनटू अनदर वेरिएबल टी से सो दैट द इंटेग्रेंट एफ ऑफ एक्स इज चेंज्ड इनटू अनदर वेरिएबल, उसको हम एफ ऑफ टी कह सकते हैं या फिर हमने उसको डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इसलिए हमने इसको कैपिटल एफ ऑफ टी से डिनोट किया है विच इज सम स्टैंडर्ड इंटेग्रल। अब इस केस में आप यूजफुल सब्स्टिट्यूशन कौन से लगा सकते हैं, ये किस केस में है, इंटेग्रल के केस में है। अब सपोज अगर आपके पास आ जाता है इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि इससे रिलेटेड तो आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, अभी हमने सारे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो मेन है वो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला जो एक्स है इसको हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रिप्लेस कर देंगे। आपने याद रखना है जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाता है तो हमने इस x को रिप्लेस करना होता है ए साइन थीटा के साथ, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा और वो स्क्वायर रूट के अंदर है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ए स्क्वायर के साथ माइनस आ जाता है और इसका इंटेग्रल हमने कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट के साथ माइनस है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट्स हैं और हम इन्हीं का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा है। इसी तरह से अगर आपके पास दोनों में प्लस है तो आप रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट में x प्लस ए स्क्वायर रूट है, लीनियर फैक्टर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फैक्टर को किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। अगर स्क्वायर रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x माइनस ए को जो है वो ए साइन थीटा में रिप्लेस कर देंगे। जो मेजर यूजेज होगा वो पहले 4 का होता है, बाकी बहुत कम उनका यूज होता है, तो लेकिन आपको आने सारे चाहिए। इसी तरह से अगर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है तो x माइनस ए जो है वो हमारे पास ए साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये जिस तरह से ये तो था ना कि अगर स्क्वायर रूट में ऊपर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट वाला है ये इंटीग्रेशन में ऊपर आ रहा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो ओवर में आ जाए। अगर वो ओवर में आता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जिस तरह हमने, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपको इजीली याद रह सके। जिस तरह हमने किया था, आप मुझे ये बताएं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये 1 क्या होता है, ये बेसिकली x के ओवर में 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे सपोज किया कोई a था, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये ओवर वाला a आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। मीन्स ये सारे फार्मूलाज जस्ट जो आपने बेसिक याद किए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। इसी तरह से tan के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, जो वो हमने पढ़ा था tan इनवर्स ए का, tan इनवर्स ऑफ x का पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसके ओवर में a भी आ जाता है तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके शुरू में भी 1/a आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे हम ओवर में लगाते हैं, इसका फर्दर डेरिवेटिव 1/a था। इसी तरह से आप बाकी भी फार्मूलाज इसी कंपैरिजन में करके आप देख सकते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ लॉग भी हम इनको लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से जितने भी फार्मूलाज हैं आपको आने चाहिए। सेम अगर आपके पास है, अगर ये स्क्वायर रूट में भी नहीं है और पहले जो tan वाले थे वो आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, उसका अगर आपने फाइंड आउट करना है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो अभी हमने देखा वो tan में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के दरमियान में ए स्क्वायर
के साथ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा सिंपली 1/2। अगर दरम्यान में माइनस है तो ऊपर एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों हम लेते हैं, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह से अगर वेरिएबल के साथ माइनस है तो ओवर में माइनस वाला फैक्टर आएगा, ऊपर वाले में सही आएगा, वही वाला जो आपके पास है वही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होता है कि आपके पास पहले e रेज़ टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके बाद a है और यहाँ पे कोई f ऑफ x है और फिर साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए अगर MCQ टाइप में आ जाता है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x एज इट इज और साथ में f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सेकंड टाइप डेफिनेट इंटेग्रल है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए इतना इनफ है। इसको आप अच्छे तरीके से इन फार्मूलाज को कवर करें और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। ओके।